हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो ऑन फ्रीनबेकी क्रेनियम सीरीज के लिए वेट कर रहे होंगे। तो लीजिए, यहाँ है क्रेनियम नोवेल का नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर 5 या फिर एपिसोड 5। चलिए शुरू करते हैं। एक दोपहर की बात है जब डॉक्टर बुसाया विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर रही थी। बुआ, फीनिया और पुलिस के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम था इन स्कैटर्ड पार्ट्स को सही बॉडी से जोड़ना। अगर बॉडी पार्ट्स गलत तरीके से मैच हो जाते तो पहचान की पूरी प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती थी। सुबह मिला, ममीफाइड स्कल बुआ के दिमाग में घूम रहा था और उसे परेशान किए हुए था। वो सोच रही थी, ये यहाँ कैसे आया? पैसेंजर प्रोफाइल्स देखने पर पता चला कि कुछ लोग एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स के ब्लैक मार्केट से जुड़े थे, जिससे ये हैरानी कम हुई। लेकिन अभी प्रायोरिटी थी विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को जल्द से जल्द रिकवर करना। बुआ को आर्कियोलॉजिकल सर्कल्स में सुनी बातें याद आई। मम्मी का कर्स माना जाता था कि उनकी इटर्नल रेस्ट डिस्टर्ब करने से बुरा असर पड़ सकता है। साइंस इसे साबित नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ चीजों की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में बुआ जानती थी कि साइंस के पास हर चीज का जवाब नहीं होता। प्रकृति और इंसान विज्ञान से पहले भी अस्तित्व में थे। डॉक्टर बुसाया ने एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स मार्केट के बारे में अपने प्रोफेसर से सुना था। पुरानी चीजें ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं और कुछ लोग इन्हें कल्चरल हेरिटेज के बजाय अपने निजी कलेक्शन में रखना चाहते हैं। इससे ये ऑब्जेक्ट्स समय के साथ खो जाते हैं। हाल ही में न्यूज आई थी कि होमो इरेक्टस का एक स्कल चोरी हो गया था। ऐसे रेयर स्पेसिमेंस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में जानकारी मिल सकती थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ शोकेस आइटम्स थे। फिनिया आज जंगल में और बॉडीज की तलाश के लिए गई थी। बुआ ने कई घंटे और काम किया। 15 से 20 दिनों में उन्हें 15 बॉडीज रिकवर करनी थी और उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी थी। टीम में सिर्फ 5 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, जिससे काम और मुश्किल हो गया था। और इन सब प्रॉब्लम्स में उस मम्मीफाइड स्कल का सवाल अभी भी बना हुआ था, जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। दिन भर काम करके जब डॉक्टर बुसाया अपने स्लीपिंग टेंट में पहुंची, तब रात के 9 बज चुके थे। खाने और डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन के डायरेक्टर से मीटिंग के बाद उसे रियलाइज हुआ कि फीनिया ने अभी तक मम्मी स्कल के बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। बुआ को नहीं पता था कि फीनिया यहाँ वापस कैसे और क्यों आई। शायद प्रोफेसर निसारा को भी उसके आने की खबर नहीं थी, और अगर फिनिया को प्रोफेसर निसारा ने नहीं बुलाया तो इसका मतलब साफ था, अब वो इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी थी और उसे सीधे गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया था। बुआ ने इतने सालों तक रिसर्च किया था कि अब वो आसानी से स्कल्स और बोन्स को क्लासिफाई कर सकती थी, लेकिन ऑन-साइट वर्क में फिनिया का एक्सपीरियंस उससे कहीं ज्यादा था। जब डॉक्टर बुसाया अपने टेंट में वापस आई तो वो खाली पड़ा था। उसका प्लान था कि सोने से पहले वो जल्दी से आज का रिपोर्ट लिख लेगी। इतने काम में उसे मुश्किल से ही नींद के लिए टाइम मिलता था, और उसके लिए नींद किसी खजाने से कम नहीं थी। अपने सोने की आदत के लिए उसने अपने जेनेटिक्स को कोसा। बुआ कुछ देर तक लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आई। कमरे में हल्की खामोशी थी जब फिनिया चुपचाप अंदर आई और अपने बेड पर लेट गई। बाहर रात का सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन अचानक वही अजनबी सरसराहट फिर से सुनाई दी। बुआ चौकन्नी हो गई। उसे महसूस हुआ कि फिनिया भी जाग चुकी थी, और फिर ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था। गन फायर की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। फिनिया की धीमी फुसफुसाहट आई, फ्लैशलाइट मत जलाना और चुपचाप रहो। बाहर अफरा तफरी मची थी। दूर से जलने की तीखी गंध हवा में घुलने लगी। फिनिया तुरंत उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। जाने से पहले बस इतना कहा, जब तक मैं न आऊं बाहर मत आना। बुआ बिस्तर पर बैठी रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर से शोर और भगदड़ की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। उसने इंतजार किया। हर बीतते पल के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद फिनिया लौटी, थकी हुई लेकिन सुरक्षित। बुआ ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? फिनिया ने बताया कि इस बार चोरों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस टेंट को जला दिया। वर्क टेंट को भी जलाने की कोशिश हुई, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। हमें जल्दी स्कल और बाकी हिस्से ले जाने होंगे। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। बुआ ने गहरी सांस ली। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे।
उसने खुद को संभाला और पूछा, अब आगे क्या? फिन्या का जवाब साफ था, कल प्रोफेसर को कॉल करो और रिसर्च बिल्डिंग में विक्टिम्स रिमेन्स रखने की परमिशन लो। बुआ ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल थे। और तुम? उसने धीरे से पूछा। फिन्या ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे कुछ काम निपटाने ओवरसीज जाना होगा। बुआ ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर खामोश हो गई। कमरे में एक पल के लिए शांति छा गई। फिर फिन्या की हल्की थकी हुई आवाज आई, आराम करो, वाटर लिली, कल इस पर बात करेंगे। बुआ ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। ये रात भी पहले जैसी थी, लेकिन अब हालात और भी उलझते जा रहे थे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और स्टोरी नरेशन पसंद आ रहा है, तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। और नीचे कमेंट भी कर दिया तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अब कहानी में वापस चलते हैं। अगली सुबह बुआ का गुस्सा फूटने को था। चोरों ने टेंट में रखा सारा सामान बिखेर दिया था। हड्डियां जो जिप बैग या कपड़े में लपेट कर रखी गई थी, अब इधर उधर पड़ी थी। 3 बॉडीज जिनकी रिपोर्ट्स बननी बाकी थी, पूरी तरह गड़बड़ हो चुकी थी। 1 हफ्ते की मेहनत बेकार चली गई। बस राहत की एक ही बात थी, सारा सामान अभी भी वहीं था। बुआ ने मन ही मन सोचा कि ये काम खत्म होने के बाद वो आराम से उन सब लोगों को श्राप देगी जिन्होंने उसकी मेहनत बर्बाद की थी। पर फिलहाल सबसे सही फैसला यही था कि जल्दी से बाकी बॉडीज इकट्ठा करके रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचा जाए, इससे पहले कि कोई और नुकसान हो। उसने जल्दी से टूलबॉक्स से ग्लव्स निकाले और काम में जुट गई। काम करते करते 1 घंटा बीत गया। 8 बजते ही बुआ बाहर आई ताकि प्रोफेसर को कॉल कर सके, जैसा कि फिन्या ने कहा था। तभी वहां उसे फिन्या दिखी, जो पहले से ही बाहर थी और तेजी से बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर रही थी। पहले दिन फिन्या से मिलना उसके लिए अच्छा अनुभव नहीं था, लेकिन अब उसे खुशी थी कि वो यहाँ थी। कम से कम कोई तो साथ था, भले ही वो आधी दोस्त ही क्यों ना हो। फिन्या के एक्सपीरियंस की वजह से वो इस सिचुएशन को बेहतर संभाल सकती थी। शायद यही वजह थी कि प्रोफेसर ने पुराने दिनों में उसे साइट पर बार बार भेजा था, ताकि वो सीख सके, क्योंकि प्लेन रैकेज थीव से निपटने का तरीका किसी किताब में नहीं लिखा होता। और शायद इसी वजह से भी प्रोफेसर ने उन्हें अलग अलग रखा था, ताकि किसी ऑपरेटिंग रूम में वे एक दूसरे पर बोन्स और हैमर्स से हमला न कर दे। ये सोचकर बुआ को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम फिन्या साथ थी, चाहे वो कभी कभी बेवजह वक्त बर्बाद करती और बिना रुके बोलती रहती। गुसाया दोपहर में टेंट से बाहर निकली, ताज़ी हवा लेने और कुछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए। सुबह से टेबल वर्क में लगी होने के कारण उसे बाहर जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने एक हाथ में अपना टूल बॉक्स और दूसरे में शवल पकड़ा और मलबे की ओर बढ़ी। बुआ ने काम शुरू किया। वो मलबे के पास झुकी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी मम्मी का स्कल घूम रहा था। उसने जहाज के कुछ टुकड़े हटाए, उन जगहों से जहां पुलिस ने बैम्बू स्टिक्स लगाकर बैरिकेड बनाया था। वो अगले हिस्से की ओर बढ़ ही रही थी कि उसकी नज़र एक सिल्वर बॉक्स पर पड़ी, जो किसी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स जैसा लग रहा था। वो उल्टा पड़ा था और उसका ढक्कन, जो पहले एक छोटी की से बंद था, अब खुल चुका था। उसने थोड़ा सिर झुकाकर उसे गौर से देखा और उसका फोटो लिया, फिर सावधानी से उसे सीधा किया। उसी वक्त उसे फिनिया की सिक्योरिटी बॉक्स वाली बात याद आई। बॉक्स के अंदर एक ब्लैक क्लॉथ से बंधा हुआ कागज का रोल था, जो थोड़ा सा डैमेज था। कागज फटा हुआ था, किनारों पर धूल और मिट्टी के निशान थे और वो पूरी तरह से कुचला हुआ लग रहा था। देखने से ही अंदाजा हो रहा था कि यह बहुत पुराना है। बुआ ने हल्के से उसे छुआ और फिर फोरेंसिक प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए उसे एविडेंस बैग में रख दिया। लेकिन कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी कमर पर लगी वॉकी टॉकी उठाई और कॉल किया। 3 मिनट के अंदर जिसे उसने बुलाया था, वो वहां पहुंच गई। सामने वाले ने टीजिंगली पूछा कि क्या डॉक्टर बुसाया को उसकी मदद की जरूरत है। बुआ ने थकान भरी सांस ली और उसकी ओर देखे बिना कहा कि उसे हर बार उससे बात करके पछताना क्यों पड़ता है। फिनिया मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई, फिर बोली कि वो बस मजाक कर रही थी। बुआ ने हिचकिचाते हुए कहा कि उसे कुछ ऐसा मिला है जो समझ नहीं आ रहा और कुछ अजीब लग रहा है। फिनिया ने कागज के रोल को उठाकर ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई, जो इस बात का इशारा था कि वो गहरे विचार में थी।
ये एक प्राचीन स्क्रोल था जिस पर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में कुछ लिखा हुआ था। फिनिया ने बताया कि उसने इसके बारे में ऑन साइट पे सीखा था। उसने आगे बताया कि ये द बुक ऑफ द डेड है। बुआ को वो समय याद आया जब उसने म्यूजियम में ये स्क्रिप्चर्स देखे थे। कहा जाता था कि पहले इसे स्टोन स्लैब पर लिखा जाता था, जो केवल फेरो के लिए होता था, लेकिन बाद में इसे पपायरस पर लिखना शुरू कर दिया गया ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। डेथ स्क्रोल में लिखे मंत्र आत्मा को अलग अलग चेक पॉइंट्स पार करने और डीमंस से लड़ने में मदद करते थे, ताकि वो सुरक्षित रूप से अंडरवर्ल्ड तक पहुंच सके। बुआ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, द बुक ऑफ द डेड और एक ममी। अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। बुआ ने फिनिया से आगे पूछा, क्या वो इसे पढ़ सकती है? उसने कहा कि पूरी तरह नहीं, लेकिन उसे इसका राइटिंग स्टाइल याद था। हायरोग्लिफ्स में पिक्चर्स और साइंस होते हैं, जिससे इसे थोड़ा बहुत समझा जा सकता था। टेंट में चलकर इसे और अच्छे से देखा जा सकता है। उसने एविडेंस जिपलॉक बैग निकाला और कागज के रोल को उसमें रख दिया। बुआ ने फीनिया को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहा। बुआ ने नोटिस किया कि फीनिया उसकी ओर गौर से देख रही है। फीनिया ने कहा कि उसे मदद करके अच्छा लगा और वहां से चली गई। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है, और मेरी वीडियो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट।